चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ के नाम से भी जानते हैं। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं कि कितने नंबर का आएगा, नंबर के पेपर में इसका वेटेज 10 मार्क्स का होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एल्दो कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा टफ लगता है, बट मेरे से पढ़ने के बाद मेरी गारंटी है आपको ये चैप्टर बड़ा इजी लगने वाला है, और ये भी गारंटी रहेगी कि आपसे हर एक सवाल बड़े प्यार से बड़े इजी तरीके से हो पाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं? मैंने क्या बताया आपको? एनपीओ के नाम से भी इसे जानते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर इसका मतलब क्या है? बच्चे सिंपल सी बात है, इसका ये जो ये नाम है, ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्या बताया? एक ऐसी बिजनेस जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्लियर? तो अब बात आती है, तो सर ऐसी क्या कोई संस्था, कोई ऐसा बिजनेस होता है हमारे समाज में जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता? तो बच्चे इसके ऊपर बात कर लेते थोड़ी सी। तो हमारे समाज में बच्चे बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी बात करूं बच्चे, अगर आप में से कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो आई थिंक आपकी पर मंथ की फ़ीस 30 रुपीज़ होगी, 30 या 40 रुपीज़। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी बैठेगी? 360 पूरे साल की, तो 360 रुपीज़ पर ईयर। बच्चे अब आप सोचो, जो आपको टीचर पढ़ाने आ रहे हैं उनकी मंथली सैलरी 50,000 टू 90,000 के अप्रॉक्स होती है। कितनी बताई मैंने? 50,000 टू 90,000। उसके बाद इतने सारे टीचर आपके स्कूल में, इतनी सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उनका बिजली का बिल, इलेक्ट्रिकल बिल आता होगा। आपको लगता है कि 30 रुपीज़ पर मंथ में उनका प्रॉफिट निकल के आता होगा? नहीं। अच्छा एक चीज़ और, गवर्नमेंट स्कूल में तो जहाँ तक मेरे को आइडिया है, जितना आप वहाँ पे फीस देते हो उससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट आपको रिफ़ंड दे देती है। सर रिफ़ंड कैसे? बच्चे आई थिंक आपको 1500 टू 2000 रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलते हैं, है ना? चलिए, तो वो जो स्कूल है बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल, क्या उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है? नहीं। अगर प्रॉफिट अर्न करना होता तो वो आपसे लाखों रुपीज़ की फ़ीस ले रहे होते। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने कई बार सुना होगा एमसीडी, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डिस्पेंसरीज होती है बच्चे, डिस्पेंसरी, जहाँ पे आप लोग जा सकते हो, एंड आई थिंक 5 या 10 रुपये की पर्ची कटती है, और उसमें आई थिंक आप पूरे महीने इलाज करवा सकते हो। मेडिसिन भी वो आपको अपने आप ही देते हैं। क्लियर? अब क्या आपको लगता है कि जो वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए, एमबीबीएस डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, वो आपके 10 रुपीज़ में वर्क कर पाएंगे? आंसर इज नो। बच्चे उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं। तो सर इनका मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है बच्चे सोसाइटी को सर्विस देना। इनका मेन मोटिव क्या होता है? सोसाइटी को सर्विस देना। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में काफ़ी ऐसे बिजनेस है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव सोसाइटी को अपनी सर्विस देना होता है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूँ एनपीओ चैप्टर की, तो बच्चे मैंने क्या बोला, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है आपका, 10 मार्क्स, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी होने वाला है मेरे से पढ़ने के बाद। क्लियर? वीडियो अच्छे से देखना। सर कितनी लेक्चर में आप इसे कंप्लीट करा दोगे? बच्चे मेरे ख्याल से आई थिंक 7 to 10 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, बड़ा इजी तरीके से हर एक सवाल करेंगे। सवाल जो आपने करने, क्वेश्चंस जो आपने करने हैं बच्चे, मैं बुक रेफ़र करूँगा टीएस ग्रेवाल की। किसकी? टीएस ग्रेवाल की। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
तो एक चीज़ याद रखना बच्चे, अब मैं इस चैप्टर से आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा। हमारे समाज में 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं, 2 प्रकार के बिजनेस आप कह सकते हो, 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं। एक होते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन से? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं? बच्चे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है हमारे सोसाइटी में, बहुत सारे जो हमारी ग्रोसरी शॉप्स हैं या कोई भी बिजनेस, मैक्सिमम बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, आपको पता ही है। क्लियर? इसी के साथ दूसरा बिजनेस होता है बच्चे एनपीओ, जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। एक हो गया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा कौन सा मैंने बताया आपको? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलिए, तो अब अगर मैं बात करूँ सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, तो बच्चे बड़ा इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। अच्छा, 11th में अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। क्लियर? चलिए, तो अगर इनके डिफरेंसेस की बात करें बच्चे, तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है बच्चे? मोटिव मीन्स ये क्या सोच के वर्क करते हैं? इनका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। ये किस उद्देश्य से, किस वजह से वर्क कर रहे हैं बच्चे, किस वजह से अपने बिजनेस को चला रहे हैं? ताकि ये प्रॉफिट कमा पाए। क्लियर? जबकि अगर मैं एनपीओ के मोटिव की बात करूं बच्चे, तो इनका मोटिव क्या होता है? नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी। वो आप लिख लेना, टू सर्व द सोसाइटी। मतलब मेनली इनका मोटिव क्या होता है? सोसाइटी को अपनी सर्विस देना। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, पहला डिफरेंस इनके मोटिव में छिपा हुआ है। पहला कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट को कमाने के उद्देश्य से वर्क कर रही है, प्रॉफिट को कमाने के मोटिव से वर्क कर रही है। जबकि एनपीओ क्या है? उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्लियर? दूसरा बच्चे, अगर मैं इनके फाइनल अकाउंट की बात करूं, फाइनल अकाउंट। सर ये फाइनल अकाउंट क्या होते हैं बच्चे? होता क्या है, साल के एंड में, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिस पूरे साल की बात कर रही हूँ अगर मैं, तो होता क्या है, पूरे साल में हम ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। अब साल के एंड में हम अपनी फाइनल रिज़ल्ट निकालते हैं। फाइनल रिज़ल्ट क्या मीन्स? अल्टीमेटली पूरे साल जो हमने वर्क करा उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है। तो साल के एंड में, मतलब ईयर एंड में, जो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ पूरे साल के दौरान, उसे कहते हैं फाइनल अकाउंट। क्लियर हो गया? मतलब फाइनल हम क्या कर रहे हैं? अपने अकाउंट को फाइनल टच दे रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो अगर मैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट की बात करूं, तो बच्चे इसमें 3 चीज़ें बनती थी। 11 का भी कंसेप्ट है। एक था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी, बिल्कुल ईजी करने वाला हूँ मैं आपके लिए। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। तो ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में कितनी चीज़ आती है? हमने 3 चीज़ें सीखी, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अगर मैं बात करूं एनपीओ के फाइनल अकाउंट की, एनपीओ के फाइनल अकाउंट की, तो सर ये भी तो फाइनल अकाउंट बनाते होंगे ना? बिल्कुल बनाते हैं। तो इनमें भी बच्चे हम 3 चीज़ों को इंक्लूड करेंगे एनपीओ के फाइनल अकाउंट में। अब फाइनल अकाउंट में बार बार कह रहा हूँ, क्या होता है फाइनल अकाउंट? जब पूरे साल के दौरान हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उन ट्रांजैक्शन से अल्टीमेटली मुझे कुछ बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। क्लियर? ठीक है। अब फाइनल अकाउंट की बात करूँ तो एनपीओ में भी 3 चीज़ों को इंक्लूड करेंगे इनके फाइनल अकाउंट में। नंबर 1, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा कौन सा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट।
थर्ड क्या है आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो बच्चे होगा क्या, सिंपली अगर मैं एनपीओ चैप्टर की बात करूँ तो मेनली आपको इन 3 चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, इन तीनों चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप ये तीनों चीज़ समझ गए इट मीन्स आप पूरा चैप्टर समझ गए। क्लियर हुआ? चलिए तो इसी को समझते हैं आगे। मैंने क्या बोला, पहले एक बार रिवीजन करो। मैंने बोला कि बिजनेस जनरली हमारी सोसाइटी में 2 प्रकार के होते हैं। एक वो बिजनेस जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, और एक ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है उन्हें हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जबकि जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता उन्हें हम एनपीओ कहते हैं। ठीक, मतलब ये सोसाइटी को सर्व करते हैं। जबकि अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करूँ तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि एनपीओ के फाइनल अकाउंट में भी 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, बट नाम क्या थे उनके, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर हो गया इतना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी इससे। चलिए तो अब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सर ये होता क्या है बेटा, बिल्कुल डीप में बिल्कुल समझ के साथ इसे समझेंगे हम। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। एक बार मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ इसका, बना देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपने। सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट, बहुत ही इजी होने वाला है ये। चलिए तो अगर मैं बात करूँ बच्चे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बच्चे ये अगर मैं इसके बेसिस की बात करूँ तो ये कैश बेसिस पे बनता है। किस बेसिस पे? कैश बेसिस पे। अब सर ये बेसिस होते क्या है, जिन बच्चों को बेसिस नहीं पता तो मैं समझाने के लिए आपको बताए तो कि अकाउंट में बच्चे 2 बेस होते हैं, कैश बेसिस होता है और एक एक्रोल बेसिस होता है। अब अगर आपको इसकी डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप 11th मेरी वीडियो में जो प्लेलिस्ट में जाओगे तो 11th प्लेलिस्ट में 11 क्लास में जाके ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक, आने वाले 2 या 3 दिनों में मैं उसे अपडेट कर दूंगा। क्लियर? वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते क्या है, 2 बेसिस, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, इनमें अंतर क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में आप वहाँ पे समझ लोगे, एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो इसका बेसिस कौन सा बताया मैंने आपको, कैश बेसिस। अगर मैं इसके नेचर की बात करूँ बच्चे, नेचर, तो इसका नेचर रियल अकाउंट होता है। क्या होता है इसका नेचर? रियल अकाउंट। सर ये क्यों बता रहे हो आप बच्चे? एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इसे समझने के लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने के लिए। दूसरा, आपके पेपर में एक नंबर के सवाल आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। क्लियर? कई बार पूछता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिस बताओ, तो कैश बेसिस है, और कई बार पूछता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर बताओ, तो रियल अकाउंट है। क्लियर हुआ पक्का? ठीक है, तो बेसिस, कैश बेसिस होता क्या है, थोड़ी सी और डिटेल में बता दो सर। बच्चा कैश बेसिस के अकॉर्डिंग हम किसी भी ट्रांजैक्शन को उस टाइम पे अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे जब वो हम पे आएगा। मींस यहाँ पे जो बेस बनाया जाएगा उसे वो कैश को बनाया जाता है। किसे बेस बनाया जाएगा? कैश को। मींस जब भी कैश आएगा तो मैं लिखूंगा, जब भी कैश जाएगा तो भी मैं लिखूंगा। बट अगर मेरे पास नई कैश आया, चाहे ट्रांजैक्शन हो गई हो, मींस अगर हमने उधार में ख़रीदा तो हमने उधार में ख़रीद तो लिया, मतलब सामान तो आ गया, बट मैंने क्या पेमेंट करी? नहीं। उधार में ख़रीदने का मतलब ही क्या है कि पेमेंट उसकी बाद में होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर हमने उधार में ख़रीदा या उधार में सामान बेचा तो पैसा तो आया नहीं ना, तो जब पैसा नहीं आया तो हम उस ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि अब इसे समझो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड DR और ये क्रेडिट साइड। ठीक, डेबिट साइड में हम रिसिप्ट लिखते हैं, रिसिप्ट अमाउंट, और क्रेडिट साइड में पेमेंट और अमाउंट। अब बात आती है सर, डेबिट साइड में रिसिप्ट क्यों लिखा और क्रेडिट साइड में पेमेंट क्यों लिखा? तो बच्चे मैंने आपको इसका नेचर क्या बताया, रियल अकाउंट। रियल का रूल
याद होना चाहिए आपको, रियल के रूल के हिसाब से डेबिट वर्ड्स कम इन, जो भी आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो भी मेरे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? 11th में पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे बस इसे समझ लेना। क्लियर? तो डेबिट में हमेशा रिसीप्ट, जब भी पैसा आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और क्रेडिट में जब भी पैसा जाएगा तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लियर? चलिए, तो रिसीप्ट की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो क्योंकि इसका नेचर कौन सा है, रियल अकाउंट, और बेस कौन सा, कैश बेसिस, तो डेबिट में हम क्या करेंगे, डेबिट में हम जब भी पैसा आएगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, जब भी पैसा आएगा तो उसे हम कहाँ पे लिख लेंगे, डेबिट साइड में। और जब भी मेरे पास से पैसा जाएगा, बड़ा इजी होने वाला है ये, जब भी पैसा जाएगा तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। मतलब आपने क्या करना है इस अकाउंट में, सिंपली जब भी पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में लिख दो, और जब भी पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख दो। क्लियर हुआ पक्का? ठीक है, तो बड़ा इजी है। अच्छा, इसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चे, कई बार हो सकता है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हो, ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस BD से लिखते हैं। किससे? BD से, बैलेंस BD से। अब सर ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बच्चे? होता क्या है, जब हमने स्टार्ट करा, चलो मैं बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ इसे। जब हमने बच्चे इस साल को स्टार्ट करा, तो हो सकता है पिछले साल का कुछ पैसा बचा हो सकता है ना। लेट से मैंने 1 अप्रैल, इस साल को कब से स्टार्ट करा, 1 अप्रैल 2020 से। हो सकता है जब 31 मार्च 2020 में ये पिछला साल ख़त्म हुआ होगा, उस समय कुछ पैसा हो बिजनेस के पास, तो वो पैसा बच्चे 1 अप्रैल 2020 में, मतलब इस साल के स्टार्टिंग में हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इस साल में, तो हमारे पास स्टार्टिंग में वो पैसा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग के टाइम पे पैसा है। क्लियर हुआ? क्लियर, ठीक। तो ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट में। तो ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड भी हो सकता है, मतलब जो आपके पास कैश फॉर्म में कैश है, ठीक, और कैश एट बैंक भी हो सकता है। सर कैश एट बैंक बच्चे, जो आपका पैसा बैंक में जमा है वो भी तो कैश ही है ना आपका, तो दोनों में से कुछ भी हो तो वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। अगर दोनों चीज़ दे रखी है तो आप क्या लिखना, बैलेंस BD टू बैलेंस BD, नीचे लिखना कैश इन हैंड उसका अमाउंट, देन कैश एट बैंक उसका अमाउंट, दोनों का अमाउंट लिख देना। क्लियर? इसके बाद जब भी पैसा आएगा डेबिट साइड में, किसी भी नाम से आए, कहीं से भी आए, किसी भी साल का आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर मुझे रिसीव्ड हुआ है तो मैं इसे नोट कर लूँगा डेबिट साइड में। क्लियर हो गया? ठीक। सेम वे कभी भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, किसी को भी पेमेंट कर रहा हूँ, कभी की भी पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब पिछले साल की पेमेंट कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों की, या आगे आने वाले 50 सालों की पेमेंट कर रहा हूँ, अगर पेमेंट मैंने इस साल करी है बच्चे, तो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा। क्लियर हो गया? तो सिंपल बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या है? सिंपल, बहुत ईजी। सबसे पहले किस बेसिस पे बनता है ये? कैश बेसिस, याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दूसरा इसका नेचर क्या है? रियल अकाउंट। ठीक। डेबिट में हम रिसीप्ट साइड लिखेंगे और क्रेडिट साइड में पेमेंट। सर रिसीप्ट साइड डेबिट और क्रेडिट साइड में पेमेंट क्यों लिख रहे हैं बच्चे? रियल नेचर की वजह से, क्योंकि रियल अकाउंट में बोला जाता है कि डेबिट वर्ड्स कम इन, जो भी आ रहा है उसे डेबिट करो, और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। क्लियर हुआ? तो इसे करने का तरीका क्या बताया? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, जो भी साल के स्टार्टिंग में है हमारे पास पैसा है, चाहे वो हमारे हाथ में हो, मतलब हमारे पास हो, या फिर हमारे बैंक अकाउंट में हो, तो वो ओपनिंग ही माना जाएगा स्टार्टिंग में। फिर जब भी पैसा आएगा, मैटर नहीं करता, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैटर नहीं करता कि वो इस साल का है, पिछले 10 सालों का है, आने वाले 20 सालों का है। अगर मुझे इस साल रिसीव्ड हुआ है तो मैं इसी साल लिखूंगा। क्लियर? जबकि पेमेंट में भी सेम वे, जब भी मैं पेमेंट करूंगा उसे वो क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। अगर इस साल पेमेंट करी है, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, मतलब पिछले 20 सालों की पेमेंट मैं आज कर रहा हूँ, तो आज ही रिकॉर्ड होगी हमारी पेमेंट साइड में। क्लियर हो गया इतना? ठीक। तो फिर क्या करते हैं एंड में बच्चे? एंड में हमारे पास क्या बचेगा? जब हम टोटल करेंगे, टोटल जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD, CD का मतलब बच्चे कैरिड डाउन होता है, मतलब नीचे ले जाया जा रहा है, मतलब अगले साल इसे बैलेंस को ले जाया जा रहा है। होगा क्या? लेट से मान लो, सर ये बैलेंस CD कैसा आया बच्चे? मान लो मेरा डेबिट साइड का टोटल, इधर का टोटल 50 रुपये आया। कितना आया? 50।
जब क्रेडिट साइड का टोटल, जो क्रेडिट साइड में जितनी भी चीज़ें थी, इनका टोटल कितना आया, लेट्स से 30। तो बताओ किधर का ज़्यादा है, 50 साइड का ना, मतलब डेबिट साइड का। तो 50 मैं दोनों तरफ ज़्यादा वाली अमाउंट में दोनों साइड लिख देता हूँ, और जो रिमेनिंग बचेगा, देखो 30 रुपये तो थे बट हमने कितना लिख दिया, 50 इक्वल करने के लिए, तो कितना रह गया, 20। तो ये 20 रुपये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचता है। क्या बचता है, ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो कई बार बच्चे क्या करता है, इस 20 रुपये में भी कई बार मान लो कैश इन हैंड बता रखा है, क्लोजिंग का कैश इन हैंड आपको बता रखा है। लेट से क्लोजिंग का कैश इन हैंड बता दिया उसने 15 रुपये। तो बच्चे बताओ, देखो टोटल में कितना बैलेंस बच रहा था हमारा, 20 रुपये। 20 रुपये में से 15 रुपये तो कैश इन हैंड के, तो जो रिमेनिंग होंगे बच्चे वो पक्का किसके होंगे, कैश एट बैंक के। कैश एट बैंक के कितने होंगे, वो 5 रुपये। बड़ा ईजी है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इन केस अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस में दो में से एक चीज़ बता रखी है, चाहे वो बैंक का बैलेंस बताए या कैश का बैलेंस बताए, तो जो ओवरऑल बैलेंस है, जैसे 20 रुपये इसमें बचा, तो 20 रुपये में से जो गिवन है उसे घटाना तो दूसरे का अमाउंट निकल जाएगा। लेट से अगर मुझे कैश एट बैंक बता रखा होता 5 रुपये, तो टोटल में कितना बैलेंस बचा है हमारे पास, 20 रुपये। 20 रुपये में से 5 रुपये तो बैंक में, तो बताओ 15 रुपये कहाँ पे होंगे, कैश में। सिंपल। तो क्लियर है, कर लोगे। तो बच्चे इसके बाद आप आई थिंक अपनी बुक के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे सवाल कर सकते हो। बस याद रखना, जब भी पैसा आएगा डेबिट में, जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट में। सिंपल है, पक्का। चलिए तो इस चैप्टर के कुछ टर्म्स को और समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए ये चैप्टर और इजी हो जाए। तो इस चैप्टर में कुछ टर्म्स है जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाए। तो सबसे पहले टर्म्स की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो पहला टर्म्स है हमारे पास सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, सर ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसे हिंदी में चंदा भी बोलते हैं। चंदा, चंदा ओ मेरी चंदा, ये वो वाली चंदा नहीं है बच्चे। सब्सक्रिप्शन को चंदा भी बोलते हैं। चंदा मीन्स बच्चे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर में कई बार मंदिर वाले या मस्जिद वाले कुछ पैसे लेने आते हैं। वो कहते हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं, या मंदिर बनाने जा रहे हैं, या मस्जिद बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ पैसा दो। यानी कि उस टाइम पे बच्चे वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन गैदर कर रहे हैं। क्लियर हो गया चंदा। तो जो भी पैसा आपसे लिया जा रहा है चंदे के रूप में, उसे क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन। क्लियर। दूसरा टर्म होता है बच्चे डोनेशन। डोनेशन, इसे हम दान भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, दान। कई बार क्या होता है, आप कहीं जाते हो और वहाँ पे पैसा दान करके आए, तो उसे क्या बोलोगे, डोनेशन। क्लियर। इसके अलावा एक और टर्म होता है जिसका नाम है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, सर ये एंट्रेंस फीस क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर डिस्पेंसरी में जाओ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो वो आपसे 5-10 रुपये चार्ज करते हैं ना, तो वो आपके एंट्री के टाइम पे चार्ज कर रहे हैं। तो वो जो चार्ज उन्होंने करा 5-10 रुपये, वो क्या कहलाती है, एंट्रेंस फीस। क्लियर, ठीक है। तो एंट्री के टाइम पे जो चार्ज करते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ क्लब ऑपरेट करते हैं, मतलब क्लब को चलाते हैं। लाइक मान लिया कि उन्होंने एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया है, स्पोर्ट्स क्लब, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो भी बच्चा यहाँ पे आके खेलना चाहता है, तो उससे मिनिमम 100 रुपये चार्ज कर लिया मंथली, कि आप 100 रुपये दो और यहाँ पे आके आप खेल सकते हो। क्लियर। तो जो उन्होंने 100 रुपये चार्ज करे वो किस नाम से जाने जाएंगे, एंट्रेंस फीस के नाम से। चलिए तो एक और टर्म को जान लेते हैं जिसका नाम क्या है, होनोरियम। होनोरियम। अब सर ये होनोरियम क्या होता है बेटा, इसको हिंदी में सम्मान करना कहते हैं। सम्मान करना। अब सर ये क्या है बच्चे, मान लो मेरा एक क्लब है और मैंने एक मीटिंग रखी, कुछ जागरूकता अभियान चला रहे हैं हम, लोगों को जागरूक करने की सोच रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, और उसके लिए मैंने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में एक चीफ गेस्ट को बुलाया। लेट से हमने किरण बेदी जी को बुलाया। अब बच्चे किरण बेदी जी बहुत ही सम्मानित पर्सन है हमारे समाज की, तो जब वो आए तो हमने उनका सम्मान करना चाहा। सम्मान के रूप में कुछ भी दे सकते हैं हम उन्हें सम्मान करने के लिए, तो जो भी हम उन्हें सम्मान के रूप में दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड होनोरियम। क्या कहलाता है वो, होनोरियम। हम उन्हें हो सकता है कुछ पैसे दे दें, ठीक, तिलक करें उनका, पैसा दे दे, तो वो भी होनोरियम। कुछ आइटम्स गिफ्ट दे दे उन्हें, तो वो भी होनोरियम कहलाएगा। क्लियर हो गया, पक्का।
अच्छा, तो अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि जो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और एंट्रेंस फीस है, ये जनरली किसी भी एनपीओ के लिए बच्चे इनकम होती है। क्या होती है? इनकम्स। सर इनकम्स क्यों होती है? बेटा देखो, एनपीओ पढ़ रहे हैं आप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास वैसे ही पैसा नहीं है, तो वो क्या किसी को चंदा दे सकता है, किसी को दान दे सकता है? नहीं, उसके पास तो पैसा ही नहीं है ना वो। क्योंकि देखो अब होगा क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोसाइटी, जो अब मैं बात करूँ, अगर जो डिस्पेंसरी है वो क्या फ्री में वर्क कर रही है? देखो वो अगर दवाइयाँ दे रही है, डॉक्टर्स के सैलरी पे कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही है, तो उन्हें भी तो कहीं ना कहीं से कुछ पैसा चाहिए, ठीक? तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो इन्हीं सोर्स से आता है। कुछ लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, कुछ डोनेशन दे रहे हैं, कुछ की एंट्रेंस फीस से, तो सब उन्हें पैसा मिलता है कहीं ना कहीं से, तो वो ये जनरली क्या होगी, उनके लिए इनकम्स होगी। क्लियर? बट हाँ, होनोरियम मेनली क्या होता है बच्चे, ये जब वो जो मीटिंग करेंगे तो उस समय पैसा दे के दिया जाएगा, तो ये उनके लिए एक्सपेंस के रूप में देखा जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस जनरली एनपीओ के लिए क्या कहलाती है? इनकम्स होती है। और ऑनोरियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपके टेलीफोन चार्जेस, स्टेशनरी, ये सारी क्या होगी बच्चे, वो सारे एक्सपेंस में आएंगे। क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग एक काम करते हैं, एक सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाना आप, मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या क्या बताया गया है मैं बताता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ क्या कह रहा है ये। कह रहा है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको प्रिपेयर करना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब। एक क्लब है दिल्ली का, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो इनने क्या बोला कि नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट दुनिया का सबसे ईजी पार्ट है, सबसे इजी अकाउंट है। जब भी पैसा आएगा डेबिट में लिख दो, जब भी पैसा मैं पे करूँगा, मतलब एनपीओ पे करेगा तो क्रेडिट में। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं। तो कैश ऑन 1 अप्रैल 2017, तो बच्चे 1 अप्रैल याद करो, ईयर बिल्कुल स्टार्टिंग का है ना, स्टार्टिंग की डेट है 1 अप्रैल, तो यानी कि जो 44,000 है, ये क्या होंगे, हमारे ओपनिंग बैलेंस होंगे। तो रिसीप्ट साइड के ओपनिंग में टू बैलेंस बीडी के नाम से आप क्या लिख दोगे, इसे रिसीप्ट साइड में लिख दोगे। सब्सक्रिप्शन बता दिया मैंने, चंदा इन्हें मिला है तो डेबिट साइड में आएगा। डोनेशन वो भी इन्हें मिला ही होगा तो वो भी डेबिट साइड में। एंट्रेंस फीस भी इन्हें मिली होगी, वो भी डेबिट साइड में। रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल, बच्चे रेंट रियलाइज का मतलब, रियलाइज मीन्स होता है वसूल करना, मतलब इस एनपीओ में जो फ्रेंड्स क्लब के नाम से इसने रेंट को रिसीव करा है, वसूल करा, तो इसके लिए इनकम है। हाँ, अगर यहाँ पे रेंट पेड होता तो इन्होंने पेमेंट करी होती। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे रेंट रियलाइज है तो ये आपके डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब देखो कोई भी एनपीओ बिजली अगर यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है बच्चे, तो बिल तो पे करना पड़ेगा ना, उन्हें थोड़ी मिलेगा बिल, नहीं उन्हें पे करना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंस साइड, पेमेंट साइड में आ जाएगा। टैक्सेस अगेन गवर्नमेंट को जाएंगे तो पे करने पड़ेंगे। सैलरी एंड वेजेस, जो भी इनके स्टाफ के मेंबर होंगे उन्हें सैलरी देंगे, तो ये भी पेमेंट साइड में जाएगा। होनोरियम टू सेक्रेटरी को सम्मान किया है, वो भी पेमेंट साइड में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो इनकम है, मतलब रिसीव्ड साइड में चला जाएगा। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बच्चे स्टेशनरी इन्होंने कुछ खरीदी होगी तो पेमेंट साइड में। पैटी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे होंगे तो खर्चे तो पेमेंट करी होगी तो क्रेडिट साइड में। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेमेंट करी है, इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करी है, तो ये भी क्या जाएगा आपके पेमेंट साइड में चला जाएगा। और जो भी बैलेंस निकल के आएगा एंड में, आप टोटल करना, जो भी बैलेंस निकल के आएगा वो बैलेंस सीडी में चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। क्लियर? तो बड़ा इजी है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए अकाउंट को बहुत इजी कर दूंगा मैं, ये आपसे प्रॉमिस है मेरा। ठीक, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।